नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। लोकतंत्र में जब शब्दों की मर्यादा ही नेता की परिभाषा होती है, लेकिन जब कोई नेता मर्यादा को रौंदते हुए चुनाव आयोग जैसे संवैधानिक संस्थान को एटम बम से उड़ाने की बात करे तो सवाल उठता है, ये राजनीति है या व्यक्तिगत तानाशाही की तैयारी। जी हां, बात राहुल गांधी की ही कर रही हूं। बीते 9 दिनों में ये दूसरी बार है जब राहुल गांधी ने खुलेआम धमकी दी है कि हमारे पास एटम बम है, जब फटेगा तो चुनाव आयोग बचेगा नहीं। राहुल गांधी ने मीडिया से बातचीत में कहा कि चुनाव आयोग वोटों की चोरी करा रहा है। चुनाव आयोग में जो भी वोट चुराने का काम कर रहे हैं उन्हें हम छोड़ेंगे नहीं। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि आप कहीं भी हो, चाहे आप रिटायर ही क्यों ना हो जाए, हम आपको ढूंढ निकालेंगे। हालांकि चुनाव आयोग ने भी प्रतिक्रिया दी है कि हम निष्पक्षता से काम कर रहे हैं, पर सवाल यह है कि क्या वो सबूत है जिस पर राहुल गांधी वो भी बार बार चुनाव आयोग को धमका रहे हैं। साथ ही ट्रंप की ओर से भारत की अर्थव्यवस्था को डेड इकोनॉमी कहने के बाद राहुल गांधी ने मोदी सरकार को घेरने की कोशिश की थी, पर राहुल गांधी अब खुद कांग्रेस पार्टी के अंदर ही घिर गए हैं। लेकिन वो कैसे, वो भी आज आपको बताएंगे। और चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। क्या हो गया है राहुल गांधी को, बार बार इस तरह की बातें कर रहे हैं? कौन सा एटम बम फोड़ना चाहते हैं वो? देखिए, राहुल गांधी कुछ नई बात नहीं कर रहे हैं। ये अपनी पारिवारिक परंपराओं का निर्वहन कर रहे हैं। इनके परिवार में रहा ही है जवाहरलाल नेहरू, उसके बाद इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, संजय गांधी, सोनिया गांधी और राहुल गांधी। ये सारे के सारे लोग हैं जो मानसिक तौर पर एक जमींदारी मानसिकता से ग्रसित हैं। फ्यूडल माइंडसेट जो होता है उसी से ग्रसित रहे हैं। जवाहरलाल नेहरू वो भी इसी तरह ब्लैकमेलिंग किया करते थे। केवल 1947 के बाद नहीं, बल्कि उससे पहले भी ब्लैकमेल किया करते थे। और वही ब्लैकमेलिंग था जो गांधी को मजबूर किया था उस समय कांग्रेस का अध्यक्ष बनाने के लिए 1929 के आसपास। ये जवाहरलाल नेहरू को कांग्रेस के अध्यक्ष भी बने, मोर्चा खोल दिया था बदनाम करने की कोशिश, हम जो कह रहे हैं वही सही। उसके बाद धीरे धीरे गांधी को अपने साथ लाए और फिर 1946 में अंतरिम सरकार बननी थी। कांग्रेस के कमेटियों का इलेक्शन हो रहा था। भाई, जवाहरलाल नेहरू के पक्ष में एक भी वोट नहीं गिरा और फिर भी उन्होंने डोमिनेट किया। गांधी को कहा, अगर अंतरिम प्रधानमंत्री नहीं बनाओगे तो कांग्रेस तोड़ देंगे। हमारे पास कुछ तो आधार है, हम ऐसे कांग्रेस में नहीं रह सकते सेकंड इन कमांड बन के। आखिरकार सरेंडर करना पड़ा। गांधी ने पर्ची निकाल दी और जवाहरलाल नेहरू बन गए। उसके बाद भी लगातार जवाहरलाल नेहरू ने अपनी मनमर्जी किया, चाहे तिब्बत के मसले पर हो। कैबिनेट से कोई लेना देना नहीं है। उससे बड़ा तनाशाह कौन होगा जो कैबिनेट के फैसले को मान्यता नहीं दे रहा। हम जो कहेंगे वही होगा। जम्मू कश्मीर के मसले पर ना कोई डिफेंस मिनिस्टर से बात करनी है, डिप्टी पीएम से बात करनी है, ना गृह मंत्री से बात करनी है, सीधे अपनी मर्जी हुई। युद्ध चल रहा है, चले गए यूएन में। आज पीओके ये पूरा परिवार कह रहा है, ये राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा सब के पीओके वापस क्यों नहीं लाए। देने के टाइम में अपने नाना दादा से पूछ लो कि उस समय किससे सलाह ली थी। वो भी एक तानाशाह की तरह ही रहे। इनडायरेक्टली कांग्रेस में जब विद्रोह चलने लगा तो इनडायरेक्टली इंदिरा गांधी को अपना वारिस बनाने के लिए क्या करते थे। कांग्रेस में कोई बड़ा पद नहीं, फिर भी हर मंच पर इंदिरा गांधी साथ दिखेगी। मतलब ये बताना चाहते थे, देखो यही है तुम्हारे अगले प्रधानमंत्री, बनी गई। इंदिरा गांधी के समय में तो सबको पता है ये तानाशाह प्रवृत्ति, इमरजेंसी जैसे सिचुएशन क्रिएट की और इमरजेंसी लगा दी, देश के ऊपर थोप दिया। और उस समय में संजय गांधी वैसे तानाशाह, जब मर्जी जो मर्जी जिसे उठाना है उठा लो। वही इंदिरा गांधी के समय में, जवाहरलाल नेहरू के समय में भी हुआ, इंदिरा गांधी के समय में भी। जिन लोगों ने इनके खिलाफ मुकदमे किए, जिन लोगों ने इंदिरा गांधी को सांसद छीनने में भूमिका निभाई, जज से लेकर अधिकारी तक, नेता तक, सबको जेल के अंदर डालने की धमकी। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज को परेशान किया गया, टॉर्चर किया गया। और उन अधिकारियों को जो कि उस समय जबकि जनता पार्टी की सरकार बनी थी
और संजय गांधी के खिलाफ मुकदमा हुआ, तो उस समय भी संजय गांधी के खिलाफ मुकदमा करने वाले अधिकारियों से बदला ली जब सरकार में वापस हुआ। तो ये सारा पूरा परिवार इसके जिन के अंदर है कि ये अब धमकी दे रहे हैं कि देखो चुनाव आयोग के अधिकारी ये तो रिटायर ही होंगे और रिटायर होने के बाद कभी हमारी सरकार आई तो उस समय हम बदला लेंगे। ये अब उस प्रवृत्ति पर आ गए हैं कि देखो भाई ये सामान्य तरीके से लोग हमें पसंद नहीं करने वाले, इसलिए अब वही मानसिकता दिखाओ जो हमारे परिवार के लोगों ने दिखाया। ये तानाशाह की बात करते हैं मोदी के लिए, ये इनके दिमाग में तानाशाही है, इसलिए अब इन चीजों को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। चुनाव आयोग भी केवल जवाब 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 दे रही है, ये सही नहीं है। इस व्यक्ति के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए कि भाई एटम बम रखे हुए हो तो उस समय सुप्रीम कोर्ट में क्यों नहीं देते। अगर तुम्हारे पास कोई ऐसा सबूत है तो एसआईआर की प्रक्रिया रुकवाने के लिए जितने सबूत दे रहे थे वो सारे सबूत खत्म कैसे हो गए। सुप्रीम कोर्ट ने क्यों फैसला दिया ड्राफ्ट भी लागू होगा, एसआईआर की प्रक्रिया भी चलेगी। तो संविधान से, कानून से, व्यवस्था से राहुल गांधी को कोई लेना देना नहीं है, इसलिए राहुल गांधी की फजीहत हो रही है। एसआईआर पर देखिए, संसद के अंदर 8 पार्टियों ने केवल एसआईआर पर चर्चा के लिए राहुल गांधी का साथ, यानी कांग्रेस सहित केवल 8 पार्टियों ने इनके पक्ष में समर्थन दिया और एसआईआर के मुद्दे पर चर्चा की बात कही है। ये तो कहते हैं इंडिया अलायंस में 28 पार्टियां, तो ये 20 पार्टियां कौन है जो आपका साथ ही नहीं दे रही है। उन सारे पार्टियों को सिग्नेचर करवा के लाते, यानी कि विपक्ष में भी राहुल गांधी को इग्नोर कर दिया गया है। 8 पार्टियां वही है जो कि अलग अलग राज्यों में इनके साथ गठबंधन किए हुए हैं और दोनों एक दूसरे की मजबूरी है कि चुनाव जीतने के लिए जरूरी है इन लोगों का गठबंधन होना, बिहार से लेकर तमिलनाडु तक। जी, विपक्ष ने तो इग्नोर किया है, आपने बहुत अच्छे से समझाया, लेकिन कांग्रेस पार्टी के अंदर भी राहुल गांधी की कोई इज्जत नहीं है, क्योंकि राहुल गांधी कहते कुछ है लेकिन उनके नेता कुछ और कह रहे हैं। जैसे कि ट्रंप ने डेड इकोनॉमी को लेकर बयान दिया, राहुल गांधी सुर में सुर मिला रहे हैं, लेकिन उनके ही नेता अब राहुल गांधी से इतर बयान दे रहे हैं। ये तो कहेंगे ही, जैसे राहुल गांधी ने डेड इकोनॉमी कहा। अब ये देश की अर्थव्यवस्था को डेड कह रहे हो, क्यों? क्योंकि एक ऐसा मानसिक दिवालियापन का शिकार व्यक्ति जो अभी प्रेसिडेंट बन गया है, डोनाल्ड ट्रंप, जिसकी अपनी बातों पर भरोसा नहीं है, वो हर देश के साथ ऐसे ही नेगोशिएट कर रहा है, बैकफुट पर आ रहा है। चीन के साथ भी ऐसे ही नेगोशिएशन किया, 135% टैरिफ लगाएंगे, कितना लगा पाया? 25%। भारत के साथ भी ऐसे ही नेगोशिएट कर रहा है और उलूल जुलूल बातें बोलेगा। दुश्मन के मुंह से सराहना निकले तो वो दुश्मन समझदार कहा जाएगा और मूर्ख दुश्मनों के मुंह से तो सराहना निकल नहीं सकती। अब पाकिस्तान क्या बोलेगा, चाइना क्या बोलेगा, ट्रंप क्या बोलेगा, ये तो इनको ध्यान में रहता है। रूस क्या बोल रहा है ये पता नहीं होता। तो ट्रंप ने भारत और रूस दोनों की अर्थव्यवस्था को डेड इकोनॉमी कहा कि दोनों डेड इकोनॉमी है, ये देखते हैं कहां क्या कर रहा है, मुझे भारत और रूस के संबंधों से कोई लेना देना नहीं है। अब ये तो राष्ट्रहित का मुद्दा है। आपने एक व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जो अभी अमेरिका का प्रेसिडेंट है और जो अपने उलूल जुलूल बयानों, उलूल जुलूल बातों को लेकर अभी पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बना है, उसके बयान का आधार बताकर देश में अराजकता पैदा कर दिया कि देश की अर्थव्यवस्था बिल्कुल खत्म है। आपके पास कोई आधार नहीं है तो कांग्रेस के नेताओं को तो सोचना पड़ेगा। इसलिए सबसे पहले शशि थरूर ने मूर्ख बता दिया। ये देखो, राहुल गांधी जैसा बड़ा मूर्ख कोई हो ही नहीं सकता कि इसने भारत की अर्थव्यवस्था को डेड इकोनॉमी बता दिया है, जबकि भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। अब क्या चाहते हो? अमेरिका का कंपटीशन भारत से इसलिए है कि 5वीं से बढ़ती बढ़ती यह अर्थव्यवस्था तीसरी दूसरी पर चला जाए, इसलिए हम पर प्रतिबंध लगाने की बात कर रहा है, टैरिफ लगा रहा है। यह सैंक्शन तो उस समय भी अमेरिका ने लगाया था जब हमने न्यूक्लियर टेस्ट किए थे, तो उस समय राहुल गांधी तो नहीं थे, लेकिन कांग्रेस ने अमेरिका के खिलाफ नहीं बात की। ये कांग्रेस की प्रवृत्ति रही है। अगर सैंक्शन वो लगा रहा है तो हमें दबाने के लिए लगा रहा है। राहुल गांधी के मुंह से 4 दिन पहले ही निकल गया था कि ट्रंप तो टैरिफ के लिए ऐसा कर रहा है, दबाव भारत पर बनाने की कोशिश कर रहा है। तो पहले शशि थरूर निकले, बताया मूर्ख, फिर इनके नजदीकी लोगों में से एक राजीव शुक्ला, वो भी इनको मूर्ख बता दिए। पहले मनीष तिवारी ने भी मूर्ख बता दिया। ऐसे कई नेता हैं जो कांग्रेस के अंदर
तकरीबन 21-22 ऐसे नेता हैं जो कांग्रेस के अंदर एक गुट बना लिए हैं, जिसको प्रेशर ग्रुप कहा जाता है, दबाव समूह। ये प्रेशर ग्रुप बना के रखे हैं और इन लोगों ने चेतावनी दी है कि राहुल गांधी अगर ऐसे ही रवैया रखता रहा तो फिर कांग्रेस में हम नहीं रहेंगे। पहली बात तो राहुल गांधी के खिलाफ मोर्चा खोल ही दिया, मनीष तिवारी ने भी बोला संसद में चर्चा के समय भी, और संसद में चर्चा में पार्टिसिपेट नहीं करने देने को लेकर भी बोला। भारत की बात करते हैं भाई, हम भारत के साथ हैं, हम ये इन लोगों के कारण भारत के विरोध में नहीं रहेंगे। तो इन लोगों का जो ग्रुप बना है अभी कांग्रेस की समस्या बढ़ाएगी। ये धीरे धीरे प्रेशर बना रहे हैं, पहले राहुल गांधी को चैलेंज कर रहे हैं और उसके बाद कांग्रेस को चैलेंज करेंगे। कांग्रेस से अलग होने की पूरी पृष्ठभूमि इन लोगों ने तैयार कर ली। बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने धन्यवाद। के लिए। तो ट्रंप ने भारत की अर्थव्यवस्था को डेड इकोनॉमी कहा तो पूरा देश चौंक तो गया, लेकिन इससे भी ज्यादा चौंकाने वाला था राहुल गांधी का बयान, जिन्होंने न सिर्फ ट्रंप की बात का समर्थन किया बल्कि उसी बहाने मोदी सरकार को घेरने की कोशिश भी की थी। पर राहुल गांधी खुद अब फंसते चले जा रहे हैं, क्योंकि कुछ ही घंटों के बाद कांग्रेस पार्टी के कई सीनियर नेता सामने आए और उन्होंने ट्रंप के बयान को गलत ठहरा दिया। थरूर ने तो साफ साफ कह दिया कि भारत की अर्थव्यवस्था डेड नहीं, डगमग जरूर हुई थी लेकिन अब संभल रही है और भारत की अर्थव्यवस्था काफी तेजी से आगे भी बढ़ रही है। साथ ही बार बार चुनाव आयोग पर आरोप लगाना अब राहुल गांधी को भारी पड़ता भी नजर आ रहा है। तो आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।